इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। मैसेज कर उसने नैनतारा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, चलो तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। इतना कहकर उसने कार को मुंबई के एक फेमस स्टोर की ओर मोड़ दिया। शोल फैशन स्टोर में देव नैनतारा के साथ लेकर अंदर आया, जहां उसने एक सुंदर लड़की के बैग को देखकर ही पहचान लिया कि वो कौन होगी। उस लड़की से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने नैनतारा के कान में कहा, वाइफी चलो कहीं और चलते हैं। देव की धीमी आवाज उस लड़की ने सुन ली थी। वो मुड़कर उसकी ओर आई और बोली, देव काफी स्मार्ट हो तुम। प्रॉपर्टी हाथ लगी नहीं कि यहाँ अपने शौक पूरे करने आ गए। वैसे पहले तो कभी ये ऐसो आराम की जिंदगी तुमने जी नहीं होगी। कहकर काव्या मुस्कुराई। उसने एक तिरछी नजर नैनतारा पर भी डाली। देव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए नैनतारा को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने एक सेल्स गर्ल को नैनतारा के लिए ड्रेस लाने को कहा। वहीं खुद को इस तरह इग्नोर होते देख काव्या तिलमिला उठी और उसने सेल्स गर्ल का लाया हुआ गाउन छीन लिया। बड़ी ही बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू देव, मैं अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। कहकर वो उस गाउन को लेकर चेंजिंग रूम में गई। उसने उसे पहनकर खुद को आईने में देखते हुए कहा, हूँ देव, मुझे पता है आज भी तुम मेरी खूबसूरती के दीवाने हो और मुझे ये भी पता है कि तुम उस सम्राट के लाख गुना बेहतर थे और अभी भी हो। और अब तो बजाज परिवार की सारी पावर भी तुम्हारे पास है, तो मुझे तो तुम्हारी वाइफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद से बातें कर काव्या चेंजिंग रूम से बाहर निकली और उसने जानबूझकर गाउन की जिप खुला रखा ताकि देव से मदद के लिए बोले और वो उसे नैनतारा के सामने उसे जीप लगाए। मगर वो ये सोचकर जब बाहर आई तो उसने देखा ना तो वहाँ सोफे पर नैनतारा थी और ना ही वहाँ कहीं देव था। काव्या ने वहाँ मौजूद उस सेल्स गर्ल से पूछा, वो दोनों जो अभी यहाँ थे वो कहाँ गए? सॉरी मैम, बट उन्हें यहाँ कुछ अच्छा लगा ही नहीं, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। वैसे तो आपके क्या लगते हैं? आई मीन आप उनके बारे में पूछ रही हो तो? वो सेल्स गर्ल बोली। काव्या ने अपनी उस गाउन को पकड़कर कहा, वो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। ये सुन वो सेल्स गर्ल हंसने लगी। ये देख काव्या गुस्सा भी हुई और वो कंफ्यूज भी हुई कि आखिर क्यों वो सेल्स गर्ल उस पर हंसी। सॉरी मैम, बट उन सर ने कहा था कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो आपके होने वाले पति कैसे हो सकते हैं? और हाँ, जो भी हो, अब आपने हमारे स्टोर की सबसे महंगी गाउन पहनकर खराब की है और अब आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। उस लड़की ने कहा। वो काव्या की बातें और उसकी हरकतों को देख उसे कोई गरीब और बदतमीज लड़की समझ रही थी, इसीलिए उसने उसे रूडली बात की। काव्या उसे अपने ऊपर हंसते देख गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से उस लड़की की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन में अपने पहने नाखून गड़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ देव नैनतारा के पीछे पीछे भाग रहा था, क्योंकि वो अचानक स्टोर से किसी को देख भागने लगी थी। भागते भागते आखिर उसने नैनतारा को पकड़ ही लिया। नैनतारा अब एक फुटपाथ पर के पास खड़ी थी, जहां एक पतली दुबली औरत अपने 3-4 साल के बच्चे के साथ बैठी कपड़े बेच रही थी। देव जैसे ही वहां पहुंचा,
वो लड़की अपने बच्चे को गोद में उठाकर वहां से भागने लगी। गुनगुन, देव ने हैरानी से कहा। तभी उसे नैनतारा का ख्याल आया। उसने उसके पास जाकर उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और पूछा, तुम ठीक हो? और अचानक ऐसे भागने क्यों लगी? देखो कितनी ठंड है, खबरदार अगर फिर से ऐसी हरकत की तो। इतना कहकर उसने अपना कोट उतारा और उसने नैनतारा को कवर कर दिया। तभी उसने महसूस किया नैनतारा की आंखें रोने की वजह से लाल है। ये देख वो परेशान हो गया। उसने प्यार से कहा, तारा, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको यूं डांटना नहीं चाहिए था। आप बताओ, आप क्यों भागी थी? मम्मा को देखा था मैंने, नैनतारा ने सुबकते हुए कहा। उसकी बात सुन देव बोला, कौन है तुम्हारी माँ? मोना महेश्वरी, वो बोली। उसके ये कहते के साथ ही देव का चेहरा पीला पड़ गया। वहीं गुनगुन नाम की वो लड़की अपने बच्चे के साथ भागते भागते थक गई थी। दरअसल वो देव को देखकर इसलिए भागी थी क्योंकि देव उसके अतीत का एक ऐसा हिस्सा था जिसे वो दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। तभी उसके सामने एक कार आई और वो लगभग टकराने से बची, मगर वो ये सब देखकर घबराहट के कारण वहीं बेहोश हो गई और उसकी 4 साल की बेटी चिल्लाई, मिम्मी, आपको क्या हुआ? क्या ये गुनगुन ही है विश्वास को खोई हुई वाइफ? और ये बच्ची किसकी है? और नैनतारा की माँ का नाम सुन क्यों देव के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। गुनगुन के बेहोश होने पर कार का ओनर बाहर आया। उसने कहा, क्या आप लोग को चोट तो नहीं लगी? गुनगुन की बेटी शॉल में अपनी कमर पर हाथ रखा और अपने सामने खड़े विश्वास को देखते हुए कहा, अंकल, कार चलाती नहीं आती तो खरीदते क्यों हो? आपने मेरे मम्मी को चोट पहुंचाई है तो आप ही उन्हें ठीक कर हमारे घर छोड़कर आएंगे, समझे? श्योल की बातें सुनकर विश्वास ने कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट तुम्हें बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। और हाँ, मेरा ड्राइवर तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ आएगा। और ये लो कुछ पैसे। इतना कहकर विश्वास ने कुछ पैसे शोल को दिए। फिर विश्वास ड्राइवर के पास गया और उसे सब समझाकर उसने टैक्सी ली और वहां से देव के पीछे चला गया। जब से देव मुंबई आया था, विश्वास उस पर छुप कर नजर रख रहा था। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर चीफ मनीष ने उसे कहा था कि देव जिन आतंकवादियों को मारा है उनके साथ ही देव से बदला लेने के लिए मुंबई तक पहुंच चुके थे। ये बात जानकर विश्वास को देव की चिंता होने लगी थी। 11 साल मिलिट्री को देने के बाद जब देव अपनी जिंदगी जीना चाहता था तो विश्वास नहीं चाहता था कि उसकी दोस्त की जिंदगी में फिर से कोई उसकी खुशियां छीनने, जैसे गुनगुन के जाने के बाद उसकी खुशियां छीन गई थी। वहीं दूसरी तरफ देव और नैनतारा सम्राट के सनशाइन विले पहुंच चुके थे। देव अपनी फर्स्ट नाइट के लिए काफी एक्साइटेड था। उसके कार पार्क करते ही हेड बटलर उसके पास आया। उसने कहा, छोटे मालिक, आपका रूम वेला और रीमा ने मिलकर तैयार कर दिया है और साथ ही उन्होंने मैडम के लिए कपड़े भी मंगा लिए हैं। देव ने कहा, हम गिरधर अंकल, अभी आप दादाजी को मेरी शादी के बारे में मत बताइएगा। बटलर गिरधर ने सिर हिलाकर हाँ किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देव ने कार में सोई हुई नैनतारा को अपनी गोद में उठाया, उसे विला के अंदर लेकर चला गया। उसने अपनी एल्बो की मदद से दरवाजा खोला और नैनतारा को अंदर ले गया। पूरा रूम गुलाबों की तेज खुशबू से महक रहा था। रूम का फर्श गुलाब की पंखुड़ियों से लाल हो चुका था। बड़ा सा बिस्तर जिसके साइड में लिली के फूल की लड़ियां लगी हुई थी। देव ने उन्हें साइड किया और नैनतारा को बिस्तर पर लिटा दिया। उसने फिर नजरें घुमाकर पूरे रूम की डेकोरेशन को देखा। वहां एक सफेद टेबल पर 2 हंसों का जोड़ा था जो कि शायद बाथरोब की मदद से बनाया हुआ था
और जगह जगह पर कैंडल भी लगी हुई थी। ये सब देख देव मुस्कुराया और फिर वो अलमारी के पास गया। उसने वहां से नैनतारा के लिए एक ड्रेस निकाली। देव इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज था कि नैनतारा को उठाकर वो ड्रेस पहनाए या फिर उसके उठने पर ही उसे वो ड्रेस दे। फिर उसने कुछ सोचकर ड्रेस के बिस्तर पर रखा और फिर उसने याद आया कि विश्वास ने उसे नैनतारा के बैकग्राउंड से रिलेटेड फाइल दी थी जिसे वो कार में ही भूल आया था। इसीलिए वो रूम के डोर को बंद करके विला के बाहर आया और उसने कार से वो डॉक्यूमेंट लिया। वापस रूम में आकर वहीं एक चेयर पर बैठ गया और नैनतारा के बारे में सारी चीजें पढ़ने लगा। उन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि नैनतारा एक 19 साल की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की है जिसने अभी अपना हाई स्कूल ही पास किया था। उसकी फैमिली में उसके पापा अपने साथ हुए किसी हादसे के कारण अपने दिमागी संतुलन खो बैठे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार नैनतारा को इतना मारा कि उन्हें पकड़ने पुलिस तक आ गई थी। कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ दिया गया, मगर ये सब देखकर नैनतारा की मां ने अपने पति को तलाक दे दिया और अपनी बच्ची को भी छोड़ उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये सब देख नैनतारा के पिता रुद्र की तबीयत और खराब होने लगी और उन्होंने एक दिन नैनतारा को जान से मारने की कोशिश की, मगर इस बीच नैनतारा की दादी आ गई और नैनतारा को बचाते हुए उनकी जान चली गई। इसी इंसिडेंट से नैनतारा को काफी बड़ा सदमा लगा था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। इसके बाद नैनतारा के पास परिवार के नाम पर उसके दादाजी ही थे जिन्होंने नैनतारा का ख्याल रखा, मगर अब वो भी नैनतारा को बचाते हुए आतंकवादियों के हाथों मारे गए। नैनतारा के बारे में ये सब पढ़कर देव को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब आतंकवादियों ने 18 रिच और पावरफुल लोगों को किडनैप किया था तो नैनतारा उसके दादाजी को उन्होंने क्यों किडनैप किया था, क्योंकि वो तो काफी गरीब थे। ये सोचकर देव कंफ्यूज था। फिर उसने फाइल को बंद किया और चीफ मनीष को कॉल किया। उनकी सारी बातें उन्हें बता दी। वहीं देव ने सारी बातें सुनकर चीफ मनीष को एक ही पॉसिबिलिटी लगी और उन्होंने देव से कहा, देव आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने उस लड़की को एक्सपेरिमेंट के लिए ही किडनैप किया था। तुम एक काम करो, तुम एक बार उसका चेकअप कराओ, क्या पता उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो। ये सुनकर देव बोला, नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। देव समझो, ये तुम गलत कर रहे हो, चीफ मनीष ने कहा, मगर देव उनकी एक नहीं सुनी और कॉल डिस्कनेक्ट किया। फिर वो नैनतारा के पास गया। उसके पास बैठकर उसके नाजुक हाथों को उसने पकड़ लिया। उसे हमेशा लगता था कि उसी का पास दर्दनाक है, मगर आज नैनतारा के पास के बारे में जानकर उसका दिल पिघल रहा था। आज नैनतारा न सिर्फ उसकी पत्नी बनी थी, बल्कि अब से वो उसकी हमदर्द भी थी। देव ने ये सब सोचकर नैनतारा के माथे को चूमा। तारा, अब से कोई आपको कोई छू भी नहीं पाएगा और आपके पिता ने जो किया है मैं उन्हें उसके किए की सजा जरूर दूंगा, देव ने कहा। तभी नैनतारा की आंख खुली और उसने अपनी खूबसूरती नीली आंखों से देव को देखा। उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। देव उसे जागता पाकर कुटिलता से मुस्कुराया। उसकी आंखों में नैनतारा के होठों को देख चमकने लगी। तारा, आज हमारी वेडिंग नाइट है। तारा, आज हमारी वेडिंग नाइट है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? देव ने उसके सॉफ्ट हस्की वॉइस में इजाजत मांगी। नैनतारा उसकी बात उठकर बैठ गई और उसने अपनी उंगली से इशारा करके देव को अपने पास बुलाया। देव उसके चेहरे के पास आया तो नैनतारा ने अपने दोनों नाजुक हाथ उसके गर्दन पर रखे और उसके होठों को वाइल्डली किस करने लगी। देव को उसकी ये हरकत काफी चौंका गई।
उसने नयनतारा को खुद से दूर करना चाहा, मगर नयनतारा ने उसे धक्का दिया और चढ़कर उसके ऊपर बैठ गई। फिर से उसे ऐसे ही चूमने लगी। उसके देव के होठों को काट काट कर बिल्कुल लाल कर दिया था। देव ने मन ही मन कहा, आज शायद इसने अपनी माँ को देखा होगा, इसीलिए गुस्सा है और अपना गुस्सा मेरे होठों पर निकाल रही है। हम देव बजाज की जिंदगी में ये तुम्हारे ऊपर पहला ऐसा हमला है जिस पर तुम कोई जवाबी हमला नहीं कर सकते। तुम्हें समझना होगा, अब तुम्हारे पास ही एक खूंखार बीबी है। आह! तभी वो अचानक चीख उठा, क्योंकि नयनतारा ने उसकी गर्दन को काट लिया था। उसने उसे खुद से दूर किया और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर देखा तो उसकी उंगलियों पर खून लग गया था। उसका मन हुआ कि वो नयनतारा को डांटे, मगर वो इस वक्त सिकुड़ कर किसी डरी सहमी बच्ची की तरह बैठकर सुबकने लगी थी। ये देख वो परेशान हो गया और बोला, तारा, मेरी आंखों में देखो, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब रोना बंद करो, आओ पहले शावर ले लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं। नैनतारा ने उसे अपने हाथ छुड़ाए और बोली, मैं तुम्हें खा लिया है, अब भूख नहीं है। इतना कहकर उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट के अंदर घुसाया और पलक झपकाते ही सो गई। और देव अपनी फर्स्ट नाइट का सपना ही लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने बाहर डाइनिंग एरिया में आकर एक मेड से कहा, आज मुझे बैंडेज मिलेगी। उस मेड ने देव की बात सुन जल्दी से बैंडेज लाकर उसके हाथ में रख दी। देव ने अपनी गर्दन पर वो बैंडेज लगाई तो वो मेड हंसने लगी। उसे हंसता देख देव ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। ये देख मेड ने वहां से जल्दी से भाग गई। देव ने कहा, रुको, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो अगले दिन यहाँ दिखाई मत देना। देव की धमकी सुन वो मेड रुक गई और उसने मुड़कर अपना सिर नीचे किया और कहा, जी मालिक, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हम आप जाओ। देव ने कहा और वो फिर स्टडी रूम में चला गया, जहाँ एक टेबल के ऊपर काफी सारी फाइल रखी थी। वो एक एक करके उन्हें पढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ विश्वास का ड्राइवर गुनगुन और उसकी बेटी एक संकरी गली से निकलकर एक टूटे फूटे घर के बाहर आकर खड़े हो गए। वो घर ऐसा था जिसे देखकर ड्राइवर ने भी अपनी नाक चढ़ा ली और वो बोला, तुम इस घर में कैसे रह लेती हो? मैंने तो सुना है कि यहाँ भूत रहते थे, इसीलिए इस घर में आज तक कोई रह नहीं पाया और तुम अपनी छोटी सी बच्ची के साथ इस घर में रहती हो। क्या तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल नहीं? शॉल ने ये सुन गुस्से से कहा, अंकल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा से ऐसे बात करने की, और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। ड्राइवर ने कहा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, पागल माँ बेटी। इतना कहकर वो पैदल पैदल वहां से निकल गया और जहां पर उसने गाड़ी खड़ी की थी वो गाड़ी को लेकर वहां से चला गया। शॉल और गुनगुन दोनों उस भूतिया घर के अंदर गए, जिसका दरवाजा खुलते ही बुरी तरह आवाज करता था। उस दरवाजे को मुश्किल से लगाकर गुनगुन ने शॉल को अपनी गोद में लिया, उसे लेकर अंदर जाने लगी। उस पूरे घर में अंधेरा था। वहां मकड़ी के जाले थे और दीवार काली थी। सालों पहले उस घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उस घर में रहने वाला परिवार जलकर मर गया था। उस घटना के बाद उस घर में बहुत सारी ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से वहां कोई भी नहीं रहना चाहता था। यहाँ तक कि जिसने भी ये घर खरीदा वो सब मर गए थे। वहीं गुनगुन के पास विश्वास से डिवोर्स लेने के बाद बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने यहाँ रहना पड़ा। गुनगुन की जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ था कि अब उसे भूतों से नहीं बल्कि इंसानों से डर लगता था। इसीलिए वो इस घर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। वहीं उसकी बेटी शॉल काफी स्मार्ट थी, उसे ऐसी चीजों से बिल्कुल नहीं डर लगता था। शॉल ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा, आप थक गई होंगी, जाकर आप सो जाइए, रोहन अंकल और मैं आपके लिए डिनर बना देंगे। उसकी बात सुनकर गुनगुन ने उसके माथे पर किस किया और उसे अपना फोन लेकर बोली,
तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम गेम खेलो। इतना कहकर गुनगुन एक कमरे में गई और दरवाजा लगाकर आवाज करने वाले बिस्तर पर लेट गई। तभी अचानक उसकी आंख खुली, क्योंकि दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जो अभी काफी देर तक हिलने वाला था। वहीं शॉल ने अपनी मम्मी का फोन लिया और एक ऐप पर लॉग इन किया। फिर उसने विश्वास के दिए पैसों का फोटो खींचा और उस फोटो के नीचे लिखा है, आई एम योर लिटिल सोल। और सोल के ये पैसे आपका हो सकता है अगर आप एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग अंकल हैं, तो जो मेरी मम्मा को गोद में उठा सके, जैसे मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा मुझे हमेशा गोद में लेकर प्यार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वास अपनी कार में बैठ एक ऐप यूज कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने सॉल का वो पोस्ट आ गया, जिसे पढ़कर उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। तभी उसकी मुस्कान पल भर में फीकी भी पड़ गई, क्योंकि सॉल की शर्त को पढ़कर उसे ये याद आ गया था कि उसके एक हाथ में प्रॉब्लम की वजह से वो किसी को गोद में नहीं उठा सकता था। अपने हाथ की प्रॉब्लम के बारे में सोचकर विश्वास ने फोन नीचे रख दिया और वो अपनी कार लेकर अपने विला पहुंचा, जहां उसने एक बटलर को देखकर पूछा, क्या पार्टी के लिए मेरे कपड़े रेडी हैं? बटलर ने सिर हिला कर हाँ किया तो विश्वास डाइनिंग एरिया की ओर चला गया, जहां उसकी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उसकी दादी तेजस्विनी आहूजा ने पूछा, बेटा क्या अभी भी गुनगुन नहीं मिली? नहीं ग्रैंड माँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, विश्वास ने कहा। उसकी बात सुन तेजस्वी आहूजा निराश हो गई। तभी विश्वास की माँ इमली जी ने कहा, वो नहीं मिल रही तो ठीक है ना, रहने दो उसे। वैसे भी उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए उस लड़की पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम विश्वास की फिर से शादी करा दें। आज भी हजारों लड़कियां हमारे विश्वास पर मरती हैं, है ना माँ? अपनी माँ की बात सुन विश्वास बिना खाना खाए उठ गया और उन लोगों के कई बार बोलने पर भी वो नहीं रुका। भले ही गुनगुन से उसका डिवोर्स हो चुका था और उसे ढूंढते उसे 3 साल लग गए थे, मगर एक पल के लिए भी उसके मन में ख्याल नहीं आया था कि वो गुनगुन को भुलाकर आगे बढ़े। तभी वो अपनी माँ की बात सुनकर वहां से अपने रूम में चला आया था। उसने अपने एक हाथ की मदद से सिगरेट जलाई। उसके कुछ कस लेने के बाद उसने कहा, लगता है अब मेरे दोस्त देव को बॉडीगार्ड बनकर ही मुझे अपना ये बची हुई जिंदगी निकालनी होगी। अगली सुबह जब पर्दों से छनकर धूप देव के स्टडी रूम में आने लगी थी, तब जाकर उसने फाइल को बंद किया। उसने चेयर से उठते हुए कहा, तारा के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, मुझे जाकर उसे जगा देना चाहिए। इतना कहकर वो स्टडी रूम से निकलकर अपने मास्टर बेडरूम में पहुंचा। उसने अंदर आकर देखा तो नैनतारा अभी भी सोई हुई थी। उसने उसके पास जाकर कहा, तारा उठो, सुबह हो गई है, तो मैं भूख। इतना कहकर वो रुक गया, क्योंकि उसे अचानक याद आ गया था कि उसकी पत्नी भूख के कुछ और ही अर्थ निकालती है। इसीलिए उसने अपनी बात बदल कर कहा, तारा उठो, तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। देव की आवाज कान में पड़ते ही नैनतारा उठी। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, देव गुड मॉर्निंग। देव ने उसकी प्यारी स्माइल देखकर उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, अब जाओ शावर लेकर आओ, फिर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलो। ये कहकर उसने ब्लैंकेट हटाया तो उसे वहां सम्राट का लैपटॉप दिखा। उसे बिस्तर पर देखकर देव की भौहें तन गई और वो बोला, डोंट से कि तुम पूरी रात लैपटॉप में मूवीज देख रही थी। उसकी बात सुन नैनतारा ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। ये जानकर कि देव की प्यारी पत्नी, जिसके ऊपर हमेशा रोमांस का भूत सवार होता है, उसकी उनकी वेडिंग नाइट को लैपटॉप में मूवीज देखकर बर्बाद कर दिया है, तो देव ने बस हार कर कहा, क्या मैं तुम्हें नहलाने में तुम्हें मदद करूं? ये कहकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे लगा कि उसकी पत्नी
उसे मना करेगी, मगर उसकी ये बात सुनते ही नयनतारा अपने दोनों बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। ये देखकर देव ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम के अंदर ले आया। बाथरूम को देखते हुए देव मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपने नौकरों की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन लोगों ने बाथरूम को भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। बाथ टब तक जाने के लिए रेशमी पर्दे लगे हुए थे और नीचे गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। कुछ कैंडल भी वहां रखी थी। हालांकि अब तक तो वो सभी बुझ चुकी थी, मगर उनकी खुशबू अभी भी बाथरूम को महका रही थी। फिर से रोमांटिक माहौल को देख देव ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और नयनतारा को नीचे खड़ा किया, मगर वो ठंडे फर्श पर खड़ा नहीं होना चाहती थी। ये देख देव ने उसे फिर से उठाया और जाकर बाथटब के अंदर लिटा दिया। फिर वो उसे बाथरूम में छोड़कर वहां से जाने लगा। तभी नयनतारा की आवाज उसके कानों तक गई, देव रुको, मुझे आपकी मदद चाहिए। नयनतारा की आवाज सुन देव रुक गया और वापस उसके पास आया। उसने पर्दा हटा कर देखा तो नयनतारा बाथटब से बाहर निकल चुकी थी और उसकी लूज ड्रेस अब उसकी पतली बॉडी से चिपक चुकी थी। देव ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, ओह शिट, आई एम रियली सॉरी। मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि बाथटब का पानी ठंडा होगा। तुम्हें ठंड लग रही है ना? नयनतारा ने अपने हाथ रब करते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा। उसकी बात सुन देव उसके पास आया और उसने उसे गले लगाकर अपने हाथ उसके पीठ पर रखे और उसकी ड्रेस को खोल दिया। फिर उसने एक बाथरोब लिया और उसे तारा के शरीर में लपेट दिया। ऐसा करते हुए उसकी नजर एक बार नयनतारा के शरीर पर लगे जख्मों पर गई। पहले से उसने 2-3 बार तारा की बॉडी देखी थी, मगर अंधेरे की वजह से उसका ध्यान कभी उसके चोटों पर नहीं गया था। लेकिन अब उन चोटों को देखकर उसका मन हुआ कि अभी उससे इस बारे में पूछे, मगर अभी सबसे पहले नयनतारा की हेल्थ उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए वो उससे सबसे पहले बेडरूम में ले आया और आते ही उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और उसके नाजुक हाथों को रब करते हुए पूछा, तारा क्या तुम मुझे बताओगी ये तुम्हारी बॉडी पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या तुम्हें टेररिस्ट ने टॉर्चर किया है या ये तुम्हारे डैड ने किया है? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूँगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।